Hello everyone, welcome back to my channel Learning with Pace. Now we will discuss new towns and traders. In 16th and 17th century, European countries were searching for spices and textiles. हम 16-17 सेंचुरी की बात करें तो हमें ये देखने को मिलता है कि यूरोपियन कंट्रीज़ ऑल्टरनेटिव्स ढूंढ रहे थे, कोई ऐसी जगह जहाँ पर ये कमर्शियली पॉलिटिकली रूल कर पाएँ. तो अब इन्होंने स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स की सर्च शुरू करी, क्योंकि इनके यहाँ पर जो यूरोपियन कंट्रीज़ है वहाँ पर हमारे देश के स्पाइसेस, मसाले, टेक्सटाइल्स मतलब कॉटन कपड़ा, जो सूती कपड़ा होता है, ये एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो चुका था. और रीज़न ये था इनका यहाँ पर आने का, क्योंकि यूरोपियन कंट्रीज़ में स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स अच्छी मात्रा में भी ग्रो नहीं होते थे, ऑर्गेनिकली ग्रो नहीं होते थे. एंड इन्होंने देखा कि भाई इंडिया एक सोने की चिड़िया है, इंडिया में ही बहुत अच्छे मसाले, वैरायटी पाई जाती है मसालों की, यहाँ पर टेक्सटाइल है, बहुत अच्छा मटीरियल है उसका. तो इसीलिए इन्होंने सर्चिंग शुरू कर दी कि कहाँ पर ये अब ट्रेडिंग करें, विच हैड बिकम पॉपुलर बोथ इन यूरोप एंड वेस्ट एशिया. मतलब स्पाइसेस एंड टेक्सटाइल्स जो थे हमारे देश के, वो यूरोप एंड एशिया में काफ़ी ज़्यादा पॉपुलर हो गए थे. द इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच फॉर्म्ड ईस्ट इंडिया कंपनीज इन ऑर्डर टू एक्सपैंड देयर कमर्शियल एक्टिविटीज़ इन द ईस्ट. अब देखो यहाँ पर ना मैं आपके छोटे से डाउट क्लियर करती हूँ. ये जो वर्ड है ना, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनीज, ये सिर्फ और सिर्फ ब्रिटेन के लोगों तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ईस्ट इंडिया कंपनी एक ऐसी कंपनी थी जो कि डच, फ्रेंच, ब्रिटेन इन सब लोगों की थी. कैसे? देखो, एक्चुअली बात ये थी कि जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, ये कहाँ आई थी? ये हमारे इंडिया आई थी. इन्होंने सोचा कि ईस्ट की तरफ चलेंगे और वहाँ पर जो है हम अच्छी मात्रा में स्पाइसेस, अच्छी मात्रा में टेक्सटाइल को सस्ते दामों पर खरीदेंगे और अपनी कंट्रीज़ में जाकर ये महंगे दामों पर बेचेंगे. तो इसीलिए ईस्ट इंडिया कंपनीज नाम पड़ा था. ठीक है, ईस्ट की तरफ आए थे और ईस्ट की तरफ क्या है? हमारा इंडिया है, तो वो हमारी तरफ ये आए और दैट्स हाउ ईस्ट इंडिया कंपनीज दिस नेम फॉल इनटू प्लेस. अब जो ये इंग्लिश है, डच है, फ्रेंच पीपल हैं, इन तीनों ने अपनी अलग अलग ईस्ट इंडिया कंपनी स्टैब्लिश करने की कोशिश की. जैसे कि इंग्लिश पीपल करेंगे तो इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, डच पीपल कर रहे हैं तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी हो गई, फ्रेंच पीपल कर रहे हैं तो फ्रेंच ने अपनी मतलब जो फ्रांस के लोग हैं उन्होंने अपनी जो कंपनी यहाँ ओपन करी वो थी फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी. तो इन सब ने अपनी अपनी कमर्शियल एक्टिविटीज़ को एक्सपैंड करने के लिए अपनी जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पर स्टैब्लिश करने की कोशिश की. इनिशियली ग्रेट इंडियन ट्रेडर्स लाइक मुल्ला अब्दुल गफूर एंड विरजी वोरा हु ओन्ड अ लार्ज नंबर ऑफ शिप्स कम्पीटेड विद देम. देखो, जब ये फॉरेनर्स जो थे, जो ये फॉरेनर ट्रेडर्स थे, जैसे कि इंग्लिश, डच एंड फ्रेंच ट्रेडर्स, जब ये यहाँ आए थे, इनका कोई यहाँ स्वागत नहीं हुआ था, बल्कि इनके साथ हमारे लोकल लोगों ने कम्पीट किया था. जैसे कि अगर हम मुल्ला अब्दुल गफूर की बात करें, विरजी वोरा की बात करें, ये यहाँ के लोकल पीपल थे, राइट. और इनके पास बहुत शिप्स वगैरह होती थी और इनके हाथ में काफ़ी सारा ट्रेडिंग सिस्टम था. तो इन दोनों ने काफ़ी रोकने की कोशिश की थी इन फॉरेन ट्रेडर्स को, इनके साथ इन्होंने कम्पीट किया. However, the European companies used their naval power to gain control of the sea trade and forced Indian traders to work as their agents. लेकिन जो ये यूरोपियन कंट्रीज़ थी ना, इनके पास नेवल पावर थी और हमारे जो लोग थे ना, वो इसी चीज़ में चूक गए. ओके, हमारे जो लोग थे ना, वो लड़ने वड़ने में इतना ज़्यादा नहीं थे, वो सिर्फ हाँ ठीक है ट्रेडिंग कर दिया, ठीक है. लेकिन जो ये यूरोपियन कंपनीज थी ना, इनके पास नेवल पावर थी, तो इन्होंने नेवल पावर का यूज़ किया हमारे लोकल ट्रेडर्स के साथ. और इसी तरीके से जो हमारे लोकल ट्रेडर्स थे उन्होंने एट लास्ट हार मानी. और कुछ ट्रेडर्स ऐसे थे इंडिया के जिन्होंने इनके अंडर रहकर एज एन एजेंट काम किया. एंड लास्ट में इस कॉम्पिटिशन में यूरोपियन कंपनीज ही जीत गई थी. Ultimately, the English emerged as the most successful commercial and political power in the subcontinent. और फिर अगर हम पोर्टुगीज़, इंग्लिश, फ्रेंच, डच इसमें से देखें तो जो इंग्लिश है, इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी, यही लास्ट में जाकर सक्सेसफुल होती है कमर्शियल तरीके से भी एंड पॉलिटिकल तरीके से भी.
The spurt in demands for goods like textiles led to great expansion of the crafts of spinning, weaving, bleaching, dyeing. तो यहाँ पर ये कह रहे हैं कि हमारे जो इंडियन टेक्सटाइल्स थे, जैसे कि नॉट ओनली कॉटन, इनफैक्ट सिल्क की भी अगर हम बात कर ले, तो यूरोपियन कंट्रीज़ के जो लोग थे उनको हमारा टेक्सटाइल बहुत पसंद आया था. अब अगर लाइकिंगनेस बढ़ेगी, अगर कुछ चीज़ पसंद आएगी तो उसकी डिमांड भी बढ़ेगी. अब यहाँ अगर हम हमारे इंडियन गुड्स की बात करें तो इंडियन गुड्स में सबसे ज़्यादा जो डिमांड बढ़ी थी वो थी टेक्सटाइल्स की. तो टेक्सटाइल्स का डिमांड बढ़ने के बाद इसका एक्सपेंशन शुरू हुआ और धीरे धीरे हमें ये देखने को मिलता है कि बहुत सारे लोग स्पिनिंग, वीविंग, ब्लीचिंग एंड डाइंग के काम में आने लगते हैं, क्योंकि एट द एंड उनको भी पैसा चाहिए. इसीलिए इंडियन टेक्सटाइल्स डिज़ाइंस बिकेम इंक्रीजिंगली रिफाइंड. अब धीरे धीरे क्या हुआ कि जो इंडियन टेक्सटाइल्स है, मतलब जो सिल्क का कपड़ा बना या कॉटन का जो कपड़ा बना, उन पर अलग अलग डिज़ाइन होते थे, वो सब में एक रिफाइनरी आ गई थी. हाउएवर दिस पीरियड ऑल्सो सो द डिक्लाइन ऑफ द इंडिपेंडेंस ऑफ क्राफ्ट्स पर्सन. देखो यहाँ हम एक पॉजिटिव पॉइंट भी देख रहे हैं, एक नेगेटिव पॉइंट भी देख रहे हैं. पॉजिटिव पॉइंट क्या है कि अगर टेक्सटाइल्स का बिजनेस बढ़ेगा, ठीक है, अगर टेक्सटाइल्स का बिजनेस बढ़ेगा तो क्राफ्ट्स पर्सन्स भी ज़्यादा मात्रा में चाहिए होंगे. ओके, लेकिन इसके साथ साथ नेगेटिव पॉइंट ये आया कि बहुत सारे जो क्राफ्ट्स पर्सन्स पहले अपने हिसाब से काम करते थे, अब उनकी जो इंडिपेंडेंसी थी वो छिन गई थी. क्यों? क्योंकि अब उनको किस तरीके से काम करना था, जिस तरीके से यूरोपियन ट्रेडर्स चाहते थे. राइट? तो जिस तरीके से यूरोपियन ट्रेडर्स उनको कमांड करते, उसी तरीके से क्राफ्ट्स पर्सन्स को काम करना पड़ता. तो ये एक नेगेटिव पॉइंट हो चुका था. They now began to work on the system of advances, which meant that they had to weave cloth which was already promised to European agents. मतलब जो ये यूरोपियन एजेंट्स को प्रोमिस किया हुआ था, हाँ भाई इसी तरीके का कपड़ा उनको चाहिए, तो इसमें ना क्राफ्ट्स पर्सन्स की इंडिपेंडेंस खो चुकी थी. अब इनको उसी तरीके से कपड़ा वीव करना था जिस तरीके से इनको बोला जाता था. वीवर्स नो लॉन्गर हैड द लिबर्टी ऑफ सेलिंग देयर ओन क्लॉथ, वीविंग देयर ओन पैटर्न. फिर हम ये भी देख रहे हैं कि ये जो क्राफ्ट्स पर्सन्स थे, ये जो वीवर्स थे, इनके पास लिबर्टी नहीं थी अब किसी भी चीज़ की. ना तो ये अपने कपड़े को बेच सकते थे और ना ही अपने कपड़ों में वीव करते वक्त अपना खुद का कोई पैटर्न या कोई डिज़ाइन डाल सकते थे. इनको सारे वही पैटर्न डालने पड़ते थे जो इनसे कमांड में कहे गए हैं. राइट? They had to reproduce the designs supplied to them by the company agents. तो अब कंपनी क्या करती थी कि कंपनी के जो एजेंट्स हैं वो डिज़ाइन लेकर इन वीवर्स के पास आते और इन वीवर्स को वही डिज़ाइन कपड़ों पर डालना पड़ता था. तो इस तरीके से हमने ये देखा कि जैसे जैसे टेक्सटाइल इंक्रीज़ हुआ, इंडियन टेक्सटाइल इंक्रीज़ हुआ, वैसे वैसे क्राफ्ट्स पर्सन्स को नौकरी मिली, उनको काम मिला, उनको पैसा मिला, लेकिन साथ साथ उनकी जो इंडिपेंडेंसी है वो और जो लिबर्टी है वो क्या होती गई, वो लूज़ होती गई. ये दोनों चीज़ आपने ध्यान रखनी है, राइज एंड किस तरीके से इनकी लिबर्टी का डिक्लाइन होता है. The 18th century saw the rise of Bombay, Calcutta and Madras. हम 18th सेंचुरी में देखते हैं कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास एक काफ़ी इम्पोर्टेंट सिटीज़ ये बन जाते हैं. क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स अंडरवेंट मेजर चेंजेस एज मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स को हम वीवर्स कहते हैं, वर मूव्ड इनटू द ब्लैक टाउन्स एस्टेब्लिश्ड बाय यूरोपियन कंपनीज विद इन दीज न्यू सिटीज़. हम धीरे धीरे ये देख रहे हैं कि बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास ये जो नोडल सिटीज़ थे, और आज के टाइम पर भी ये नोडल सिटीज़ ही हैं, मतलब मेजर सिटीज़ हैं, ये तो स्टैब्लिश हो रहे थे. साथ साथ इन यूरोपियन कंपनीज़ ने क्राफ्ट्स एंड कॉमर्स में कुछ चेंजेस ला दिए, जैसे कि मर्चेंट्स एंड जो आर्टिजन्स हैं इनको ब्लैक टाउन्स में शिफ्ट कर दिया. ब्लैक टाउन्स का मतलब क्या है? देखो एक्चुअली इन्होंने क्या करा, एक तरफ ब्लैक टाउन बना दिया और दूसरी तरफ वाइट टाउन बना दिया. अब ब्लैक टाउन का मतलब ये नहीं था कि टाउन को ब्लैक कलर में पेंट करा, नहीं, बल्कि जो इंडियंस थे ना, हमारा जो कलर है बेसिकली डस्की सा कलर होता है. राइट? तो इन्होंने जो इंडियन मर्चेंट्स एंड आर्टिजन्स थे उनके लिए ब्लैक टाउन स्टैब्लिश कर दिया कि ये लोग ब्लैक टाउन में रहेंगे. तो यूरोपियन कंपनीज ने ब्लैक टाउन
स्टैब्लिश किया। द ब्लैक्स और नेटिव ट्रेडर्स एंड क्राफ्ट्स पर्सनस वर कन्फाइंड हियर। तो ब्लैक टाउन्स में कौन कौन होते थे? जो नेटिव ट्रेडर्स हो गए, मतलब जो लोकल ट्रेडर्स हो गए, लोकल क्राफ्ट्स पर्सनस हो गए, क्योंकि ये जो लोग हैं ना, ये रेशियल सिस्टम को फॉलो करते थे, रेसिज्म करते थे ये लोग, यूरोपियन कंपनीज। एंड इन्होंने जो है ब्लैक टाउन इसलिए इस्टेब्लिश किया था क्योंकि इनको ये लगता था कि भाई जो ब्लैक पीपल हैं दे आर इन्फीरियर टू देम, और ये अपने आप को सुपीरियर कंसिडर करते थे। वाइल द वाइट रूलर्स में यूरोपियन कंपनीज ही आ गई, तो वाइट जो रूलर्स थे दे ऑक्यूपाइड द सुपीरियर रेजिडेंस ऑफ फोर्ट सेंट जॉर्ज इन मद्रास और फोर्ट सेंट विलियम इन कैलकाटा। तो इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक वाइट टाउन बना दिया, और जो वाइट टाउन बनाया उसमें ये खुद रहा करते थे। और हम यहाँ पर थोड़ा सा रेसिज्म डिस्क्रिमिनेशन देख रहे हैं, राइट? क्योंकि इन्होंने खुद के लिए, मतलब जब ये खुद को इतना सुपीरियर मान रहे हैं, तो इन्होंने अपने लिए बहुत आलीशान जो फोर्ट है वो जगह बनाई, दैट इज़ इन मद्रास एंड इन कैलकाटा, राइट? तो कहने का मतलब है इन्होंने अपने लिए तो बहुत अच्छे इलाके बनवाए, अच्छी जगह बनवाई रहने के लिए। द स्टोरी ऑफ क्राफ्ट्स पर्सनस एंड कॉमर्स इन 18th सेंचुरी विल बी टेकन अप नेक्स्ट ईयर। आप 8th क्लास में काफ़ी कुछ पढ़ेंगे ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में, क्राफ्ट्स के बारे में, कॉमर्स के बारे में, जो भी 18th सेंचुरी में हुआ वो सब आप डिटेल में पढ़ेंगे क्लास 8th में। यहाँ देखो किस तरीके से ये इंडियंस दिखा रखे हैं, राइट? तो आप देख सकते हैं किस तरीके से ये जो ट्रेडिंग होती थी यूरोपियंस के टाइम पर, यूरोपियन कंपनीज जब यहाँ पर स्टैब्लिश थी, वो इस तरीके से उसकी एक सिनेरियो यहाँ दिखा रखा है। एंड विद दैट आज का जो ये चैप्टर है ये ख़त्म होता है हमारा, एंड आई वुड लाइक टू साइन ऑफ। अगर आप मेरे साथ इंस्टाग्राम एंड टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं आप बिल्कुल जुड़ सकते हैं, आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।